पिछले क्लास लोग पढ़े तो उस पे दिक्कत है तो पूछ लो। हेलो। नो सर। ठीक है HC वर्मा ठीक है, तो हम लोग HC वर्मा में कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13, 15 और 9 नंबर। 13, 15 और 9 मिनट। पेज नंबर कितना है? 121। ठीक है, 9 नंबर देखो। 9 नंबर में बोल रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारे पास कितना है? 100 ग्राम वाटर है, तो हम यहाँ से मोल निकाल सकते हैं। कितना यस होगा? 100/18। यस। ठीक है, यहाँ से हमें कुछ n वैल्यू मोल का मिलेगा। अब हम जानते हैं कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na 6.022 इंटू 10⁻22 बोलते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमें n मोल मिला होगा, तो n मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए वाटर के 100 ग्राम में। अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल क्या है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है। तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन क्या होता है? वाटर एटम है, तो H2 होता है। तो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यूज होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए बताओ? ये लिखते हम लोग 2 10 हुआ। हाइड्रोजन 10 हुआ। दिख रहा है सबको? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मान लेते हैं अगर निकल गया तो ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम पता कर सकते हैं। हो जाएगा, 10 से मल्टीपल कर देंगे तो बोलो। हेलो। यस सर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि टोटल निगेटिव चार्ज कितना हुआ। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गया, तो चार्ज हमें कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीपल कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज पता चल जाएगा। ठीक है, यस सर। 13। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि हमारे पास Na प्लस और Cl माइनस जो है दो चार्जेस हैं। तो यहाँ पे Na पे हमें दिख रहा है कि प्लस ई चार्ज है और Cl पे हमें दिख रहा है कि माइनस ई चार्ज है। दोनों के बीच में जो दूरी दे रखा है d हमें दे रखा है कुछ 2.75 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो हमें फोर्स यहाँ पूछ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम ke²/d² से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये है कि NaCl मॉलिक्यूल है, तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। Na प्लस चार्ज है
यानी कि हम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, यानी कि उस पे प्लस ई चार्ज आया होगा और क्लोरीन पे माइनस ई, तो फोर्स के ई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर कैलकुलेशन किए लेकिन आया नहीं था। आना चाहिए। 10⁻⁻³ मेरा आ रहा है, आंसर में -9 है। देख लेते हैं। 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा, डिवाइड बाई डी स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया है, यानी कि 2.75 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 38 माइनस 21 -17 का ऑर्डर का आंसर नहीं है, 13। -9 दे रखा है। ठीक है, यही आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये ऊपर एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी और कुछ तो नहीं दिख रहा है। Taking the separation between ions इतना है, the force of attraction between them state the। ठीक है, यही होगा, ऐसा ही कुछ आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, आंसर यस हो सर। सकता है पावर में गलती कुछ दिया हो। 15 सर उधर नीचे में पावर 10 होगा ना, आप मतलब 6 कर दिए। 8 होगा, -8। 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में है तो अच्छा, हाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 20×9 29। ठीक है, आ तो गया। यहाँ पे 38 माइनस हो जाएगा 20, दिख रहा है अब 29, यानी कि 10⁻⁻9 का ऑर्डर आ रहा है, बाकी सबको कैलकुलेट कर लेना है। यस सर, आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिक्कत है? सर तो इस क्वेश्चन में जो मतलब एक नीचे में लाइन लिखा हुआ है कि स्टेट द अजम्पशंस इफ यू हैव मेड एनी, तो सर उसमें तो मतलब हम लोग कुछ अजम्पशन यहाँ नहीं कर रहे हैं। एजम्पशन कर रहे हैं ना, जैसे कि ये NaCl मॉलिक्यूल बनता है तो कैसे बनता है, बोलो। Na में और भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस सोडियम सर। एटम है और क्लोरीन में भी है, प्रोटॉन्स भी हैं और वो भी हैं। ठीक है, तो उनके बीच में भी अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस लग रहा होगा, और ऊपर से जो न्यूक्लियस है उसमें जो है न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा होगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, फिर बाकी के जो चार्जेस हैं उनके बीच में कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरा चीज कि Na अगर हम बनाते हैं तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, कितने सेल में आता है, 2 8 फिर यही रहेगा, रहेगा ना। तो हम लोग ये एज्यूम कर रखे हैं कि चार्ज है इसके न्यूक्लियस पे ही है, यानी कि हम डिस्टेंस इसके न्यूक्लियस से ले रहे हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यस सर। बात समझ आ रहा है? यस सर, समझ में आ गया।
ठीक है, तो उस सब चीजों को हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम डायरेक्टली क्या एज्यूम कर रहे हैं, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि Na+ जो एटम है वो सिर्फ एक पॉइंट पे एक चार्ज नहीं रहा होगा। ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में न्यूक्लियर फोर्स ये दे रखा है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिए होगे सी और के का, बोलो। हेलो, आवाज नहीं जा रहा है क्या? आ रहा है सर। तो डाउट किसका था? सर मेरा। क्या इसमें दिक्कत है बताओ? डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिए हो? हाँ, नो सर। तो सी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बताओ? यहाँ ये वाला जो क्वांटिटी होता है, ई का पावर ये तो डायमेंशन लेस होता है, तो सी का डायमेंशन हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख रहा है, इसके हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। और के का डायमेंशन जो होगा वो 1/r का डायमेंशन के बराबर होगा, यानी कि लेंथ इनवर्स होगा। तभी जाके हम बोल सकते हैं ये वाला क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है हमेशा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट कर रहा है कि के का वैल्यू दे रखा है 1 फॉर्म में, फोटॉन्स जितना। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रिपल्सिव फोर्स है वो इस फोर्स से अट्रैक्टेड है। ठीक है, ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि आर जब हम ले रहे हैं कि 5 फर्मी है, तो रिपल्सिव फोर्स 2 प्रोटॉन है, यानी कि प्लस ई, और यहाँ पे प्लस ई चार्ज होगा, दोनों के बीच का सेपरेशन ये है। तो हम ये फोर्स लिख सकते हैं ke²/r²। ये जो है इस फोर्स के बराबर है, C⁻⁻के के बराबर। के का वैल्यू दे रखा है, आर पता है, इधर हमें सब कुछ पता है, सी का वैल्यू पूछ रहा है, निकल जाएगा। यस सर। बोलो। ठीक है, बस यही काम करना था। और किसी को कोई दिक्कत? नहीं ठीक है सर। फिर, ठीक है फिर। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो वही क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन किए थे, दूसरे से आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये घड़ी है। ठीक है, घड़ी में ये 12, यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यानी कि एक क्लॉक है, और इसके जहाँ पे सुई होता है, यानी कि जितने घंटी बजा रहा है, कि जितने घंटे का है, तो यहाँ पे हम चार्ज रख दिए हैं 1 कूलम, यहाँ पे 2 कूलम, यहाँ 3 कूलम, यहाँ पे 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 8, यानी कि जो टाइमिंग है वहां पे उतना कूलम चार्ज रखा गया है। ठीक है, सेंटर पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, तो हमें पूछ रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर। ठीक है, सेंटर पे जो चार्ज है उस पे कितना फोर्स बाकी चार्ज की वजह से लग रहा होगा, ये हमें बताना है। निकल जाएगा।
कैसे करोगे? बना रहे हो या आराम कर रहे हो? बना रहे सर। देखो यहाँ पे ध्यान से कि अगर ये 12 कूलम चार्ज है तो इधर की तरफ कितना फोर्स लगाया होगा, और ये 6 कूलम है, इधर कितना फोर्स लगाया होगा दिख रहा है? बोलो भी। ये सर बस बनने वाला। अब देखो यहाँ ध्यान से, 12 वाले का फोर्स इधर नीचे की तरफ लगेगा, 6 वाले के लिए फोर्स ऊपर लगेगा। दोनों जो है रिजल्टेंट अगर निकालते हैं तो हमें इतना दिख रहा है, यानी कि 12 माइनस 6 का रिजल्टेंट 6 आ रहा है। वैसे ही 7 और 1 का करेंगे तो इधर की तरफ सर आएगा, इसका यानी कि 6, हाँ। सर इसका आंसर 6 × 2 + √3 k³ 1/r², ऐसा कुछ है क्या? हाँ मतलब वैसा ही कुछ आएगा। सर आईजे कैप मतलब में इसका वही पूरा रिजल्ट में रिजल्टेंट ले लेंगे, जो सर डायमीटर 30 में डिग्री अपोजिट एंगल पे वाला। सारा का सारा फोर्स है ना, हाँ 6 6 6 6 7 तक लेके, और फिर उसका रिजल्टेंट टोटल का। हाँ ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 12 है, 6 है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, वैसे ही 7 और ये 1 वाला जो है तो इसका इधर की तरफ जाएगा। फिर 8 2 का ऐसे ही सब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोल दो, अगर आ रहा है तो क्लियर है। यहाँ पे अगर हम एफ एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो ये वाला एफ रहेगा, प्लस इस दोनों का अगर हम मिला के लिख रहे हैं तो 2f cos 30 डिग्री लिखेंगे, और इन दोनों का मिला के लिखेंगे तो +2f cos 60 डिग्री लिखेंगे। ये वाला तो वाई डायरेक्शन में है।
और एफ वाई की बात करें तो एफ वाई में ये ना तो इसका कंपोनेंट जाएगा ना इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों का कंपोनेंट जो है वाई डायरेक्शन वाला कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा है। तो इसमें सिर्फ हमें 5 एफ जे कैप दिख रहा है। दिख रहा है सबको? ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स एफ का वैल्यू पता है, यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई है, रिजल्टेंट पूछेगा तो रिजल्टेंट बता सकते हैं, नहीं तो वेक्टर फॉर्म में लिख के हम लोग छोड़ सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना है, क्योंकि अगर बोल रहे हो तो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये चीज आ जा रहा है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, इस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यूब सी यहाँ पे है, 3 क्यूब सी, ऐसे करते करते ये यहाँ पे 10 क्यूब सी तक है। ये कितने दूरी पे है? तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये 10 मीटर पे है। हमसे पूछ रहा है कि फोर्स ऑन चार्ज एट ओरिजिन क्या होगा। ठीक है, ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं, इन सब चार्जेस की वजह से जो ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज है उस पे फोर्स कितना होगा ये बताना है। आ गया? सर 55K। ठीक है, और किसी का? हाँ सर 55 के। ठीक है, करना क्या है, सब हमें दिख रहा है कि सारा का डायरेक्शन इधर ही दिख रहा है, क्योंकि सब पॉजिटिव चार्ज है, तो सारा सारा रिपेल करेगा, नहीं कि हमें सबको जोड़ देना है। तो ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट वाले की लिखेंगे तो देखो ध्यान से, k × 1 × 1 का क्यूब बाई डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, प्लस वैसे ही k × 1 × 2 का क्यूब बाई 2 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही चलते जा रहा है k × 1 × 10 का क्यूब बाई 10 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो k हमें बाहर मिलता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से 1 + 2 + 3 ऐसे डॉट 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 +10 तक आ रहा है। 1 से 10 का नेचुरल सम क्या होता है? 55। सम ऑफ n नेचुरल टर्म्स n × n + 1/2 कहते हैं, ये बोलते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो 10 है तो हम ऐसे आसानी से जोड़ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा रहा तो हम इस चीज का यूज कर सकते हैं, n × n + 1/2, क्योंकि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स ये आता है फॉर्मूला। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही है, थोड़ा बहुत इसमें ध्यान देना है। यहाँ पे 1 कूलम है, फिर -2 कूलम है, माइनस +3 कूलम है, -4 कूलम है, ऐसे ही ये टर्म जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे हम एक चार्ज रखे हैं 1 कूलम, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, ऐसे ही चलते जा रहा है। तो फोर्स ऑन चार्ज एट ओरिजिन, ठीक है, सिमिलर टाइप का है।
आ गया। यही हमें एक्सपेंशन मिलेगा। इतना आ गया है सबका, बोलो। यस सर। Yes. इसमें भी किसी को दिक्कत? क्या कर रहे हैं, हर चार्ज के कारण फोर्स रख दिए हैं, लिख दिए हैं, तो हम यहाँ पे साइन के साथ रखे हैं। तो -2 है तो इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, इसलिए माइनस माइनस आ जा रहा है। ठीक है, ये हमें एक्सपेंशन मिल रहा है। इस एक्सपेंशन को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? तो बाइनोमियल थ्योरम हो गया, पढ़े हो क्या? यस सर। नहीं, ln 1 + x का एक्सपेंशन याद है? यस सर। ऐसा इसका एक्सपेंशन ये होता है, ऐसे इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सपेंशन ये है, अगर हम x की जगह 1 पुट कर दें तो क्या हमारा ऊपर वाला वैल्यू दिख रहा है? बोलो। यस सर। x की जगह अगर 1 पुट कर दे तो ये जो ब्रैकेट में है, वही हमें दिखेगा। 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं f = क्या आ जाएगा, ln 2 × क्लियर है? यस ठीक है, सर। तो बाइनोमियल में साइन का एक्सपेंशन, कॉस का एक्सपेंशन, ये सब चीजें आती हैं, तो उसे भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। थोड़ा इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए इसके पहले क्वेश्चन कर लो। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज Q1 रखा हुआ है, इससे कुछ दूरी पे एक चार्ज Q2 रखा हुआ है। इसे हम बोल रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, इसे हम फिक्स कर रखे हैं। ये Q2 जो है, इसका मास m है लेट से, और इसे हम यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। तो क्या होगा बताओ? इस चार्ज को छोड़ेंगे तो कुछ होगा, वहीं रहेगा, क्या होगा? सर एक्सीलरेट करना स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। हाँ, अट्रैक्ट हो। तो अगर सेम साइन के हैं तो इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो इधर कहीं भागेगा, भागेगा ना। तो मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे आया, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी v कितना होगा ये हमें पता करना है। जबकि दे रखा है कि ये डिस्टेंस r1 है, और हमसे पूछ रहा है कि जब r2 डिस्टेंस हो जा रहा है तो वेलोसिटी v कितना है। क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? तो हमारे पास दो चार्जेस दे रखे हैं, दोनों को हम पकड़ के रखे हैं, एक को फिक्स ही रखे हैं, दूसरे को हम छोड़ दे रहे हैं। दूसरे को छोड़ रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा है, जिसकी वजह से चार्ज 2 जो है पीछे की तरफ भागेगा, यानी कि 1 से दूर भागेगा। तो जब डिस्टेंस r1 से r2 हो जा रहा है तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा ये हमें बताना है। सर √2q1q2/mr2। m √2q1q2/mr2 नहीं, Sir, under mr2 का स्क्वायर। नहीं, r1 का कुछ भी नहीं आ रहा है। कैसे किए हो? सर एफ यहाँ पे अगर मान लेते हैं k/1 q2/r² = ma। हाँ तो सर आ इनिशियल गया। वेलोसिटी 0 है हाँ, और फाइनल वेलोसिटी ढूंढना है, तो फिर काइनेमेटिक्स के इक्वेशन। सर ये भी तो लगा तो सकते हैं, कौन से काइनेटिक इक्वेशन एनर्जी इज लगाओगे? इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ तो हम लोग, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालना सीखे नहीं है।
ठीक है, लगाने को लगा सकते हैं। ये इक्वेशन यूज कर रहे हो क्या वेलोसिटी फाइंड करने के लिए? हाँ सर। सर वी बोलो। स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर हाँ, प्लस अगर ये वी यूज स्क्वायर कर रहे हो तो इज ये इक्वल टू गलत है। यू क्यों स्क्वायर गलत है? प्लस 2as वाला। यू स्क्वायर प्लस 2as ये भी यूज कर रहे हो तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, कोई बताएगा? सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं हम लोग नहीं कह सकता। कह तो सकते हैं। एक्सेलरेशन, यहाँ पे फोर्स अगर लिखोगे, मान लेते हैं यहाँ पे पार्टिकल होता, लेट्स से कि x दूरी पे है, तो उस जगह पे फोर्स कितना लग रहा होता? k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो k q1 q2 बाई एम एक्स स्क्वायर लगता। यहाँ पे x के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज होता हुआ दिख रहा है हमें? बोलो। ये जो फॉर्मूला था ये किसके लिए था? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सही था, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है, हाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें क्या दिख रहा है कि कांस्टेंट नहीं है, एक्स के फॉर्म में है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो। एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं एक तो डीवी बाई डी टी, और क्या लिख सकते हैं? एक्स के टर्म डी में डी वी ds बाई भी डी डीवी एक्स। बाई डी एक्स। हाँ, तो ये चीज होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं भी डीवी बाई डी एक्स इजकल टू के Q1 Q2 बाई एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट रहेगा तब वो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके बाद का काम तो आसान है। Q1 Q2 बाई एम कांस्टेंट है, हम बाहर ले लिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेट कर देंगे। जब R1 दूरी पे था तो वेलोसिटी 0 था, जब R2 दूरी पे हो गया तो वेलोसिटी v हो गया। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर बाई टू इजकल टू के Q1 Q2 बाई एम। यहाँ पे -1 बाई एक्स आएगा, तो इसको 1 बाई R1 -1 बाई R2 लिख ले डायरेक्ट, किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, माइनस है इसलिए R1 पहले लिख रहे हैं ये, तो यहाँ से हमारे वेलोसिटी का आ जाएगा 2k1 Q1 Q2 बाई एम इंटू 1 बाई R1 -1 बाई R2 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने का सिर्फ इतना पर्पस है। ऐसे ऐसे सवाल हम लोग जब एनर्जी पढ़ लेंगे तो और भी आसानी से करते हैं। यहाँ कराने का सिर्फ इतना रीजन था कि ये जो हमारा फोर्स है डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज हो रहा है दोनों चार्जेस के बीच का, तो फोर्स चेंज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले जो फॉर्मूलेज हैं उसे यूज नहीं करना है। किस प्रोसेस से करना है, ये बात क्लियर है? सर ये भी सर यहाँ पे ये वाला नहीं लगा सकते किसी हैं कि को काइनेटिक किसी भी एनर्जी बात इज में इक्वल डाउट टू। सर लगा सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ये फोर्स। सर तो सर उससे सर थोड़ा ठीक है, डिफरेंट तो आंसर आ रहा। हाँ हाँ हम समझ रहे हैं। वर्क डन तुम क्या लिखोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो यस फोर्स सर। क्या लिखेंगे? के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे। लिखेंगे, इसे भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस सर समझ में आ गया मेरे क्या गलती बोलो। थी सर। यस सर। तुम डायरेक्टली इंटू R2 कर दियोगे। यस सर। ठीक है, R1 से R2 जाएंगे तो हमें यही वाला वैल्यू मिलेगा, और एक साइड 1/2 MB स्क्वायर मिलेगा, उससे करोगे ये आंसर आएगा। एक ऐसा रॉड दे रखा है, इस पे चार्ज जो है Q है, इसका लेंथ जो है L है। यहाँ से A दूरी पे पॉइंट P पे एक स्मॉल चार्ज Q रखा हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि फोर्स ऑन चार्ज Q क्या होगा।
यहाँ पे हम लोग कूलम्स लॉ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे थे कि कूलम्स लॉ जो होता है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस के लिए। यस सर। याद है? तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि इस पूरे रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो हमें पॉइंट चार्ज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो। एलिमेंट लेना लेके पड़ेगा। इंटीग्रेट। लेके इंटीग्रेट। हाँ, लेट से कि हम यहाँ पे आके dx एलिमेंट ले लिए, तो इस पे चार्ज dq कितना होगा ये बता दो। Q by L into dx। ठीक है, अब हम क्या इसके लिए df फोर्स लिख सकते हैं? इस चार्ज की वजह से क्या लिखेंगे? k q dq बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि k q q बाई l इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, ये लिखेंगे। तो f इजकल टू इंटीग्रेशन आएगा। यस सर। यहाँ लिमिट क्या पुट करेंगे बताओ? A से ए से A। ए प्लस एल। ठीक है, ये जो हमारा रॉड मिल रहा है पहले कहाँ मिल रहा है? ए पे, ए से लेके ए प्लस एल तक जा रहा है, इसलिए ए से ए प्लस एल तक, यानी के क्यू क्यू बाई एल। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो -1/x आएगा, यानी कि 1/a माइनस 1/a प्लस एल लिख सकते हैं। इसे और चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, जैसे कि हम लोग मास लेते थे तो मास में सेंटर ऑफ मास पे चार्ज, टोटल मास अज्यूम कर लेते थे, तो वैसा चार्ज में कुछ नहीं होता है सेंटर ऑफ चार्ज, कि जहाँ सेंटर ऑफ मास है वहीं सारा चार्ज को एक मान के सॉल्व कर ले, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, हो गया सबका ये? अस्मिता, यस सर। ठीक है, और कौन कौन है? जिसे भी नहीं समझ में आए उससे पूछना है। ये एक सेमी रिंग है, ठीक है, सेमी रिंग है जिसपे बोल रहा है कि चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से लिखते हैं, ये होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें लेमडा दे रखा है, जिसे हम बोलते हैं कि लेमडा जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ है। ये इसका सेंटर है ओ। यहाँ पे अगर हम एक स्मॉल चार्ज क्यू रखे हुए हैं तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, यानी कि इस जो रॉड पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सेमी रिंग पे, इसकी वजह से इस स्मॉल क्यू चार्ज पे कितना फोर्स होगा? ठीक है, अभी तक लग रहा होगा कि हम लोग एक नया फोर्स पढ़े, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट तरीका में फोर्स फाइंड कर रहे हैं, यानी कि मोस्टली हम लोग वेक्टर ही सीखे, उसके बाद थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और लास्ट तक देखोगे कि ऐसे ही चलते रहेगा, यानी कि हम लोग जो पहले पढ़े हैं वही नए नए फॉर्म के साथ हमें दिखता रहेगा। यहाँ फोर्स देख रहे हैं, फिर एनर्जी देखेंगे, एनर्जी में भी वही वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने मिलेगा। सर 2kq by pi r by r। 2kq फिर से मतलब आगे q, सर एक और q by pi r एक by
और होल बाई आर। सिग्मा बाई आर, ठीक है, ये क्यू बाई पाई आर लेमडा ही है, तो 2k लेमडा बाई आर लिख सकते हैं। बाकी सब कहा गया। कैसे करेंगे इसमें, ऐसे जाके हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट ले लिए, यहाँ से क्या गए, थीटा एंगल पे गए, डी थीटा लिए यहाँ पे, तो ये जो हमारा लेंथ आएगा ये हमें दिख रहा है आर डी थीटा होगा, तो इस पे चार्ज डी क्यू लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, लेमडा जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ है, यहाँ से दिख रहा है, तो चार्ज लिखने के लिए हम लेमडा से इसका लेंथ का मल्टीपल कर देंगे, तो आर डी थीटा। किसी कोई दिक्कत? हेलो, यस सर। अभी तक तो बोल रहा था, सब बोल रहे हैं, आवाज आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, इधर शायद नेटवर्क का इशू आ रहा था, तो वही सब चेक नेट जा रहा है। तो इस पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इधर की तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा होगा डीएफ, ठीक है, इस डीएफ का वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, के डी क्यू इंटू क्यू बाई रेडियस है आर, तो आर स्क्वायर, ठीक है, तो के डी क्यू को हम हटा लेते हैं, आर स्क्वायर, डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, तो लेमडा आर इंटू डी थीटा, ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो इस डीएफ के दो कंपोनेंट्स हमें दिख रहे हैं, एक कंपोनेंट इधर दिख रहा है और एक कंपोनेंट इधर दिख रहा है, यानी कि एक एक्स कंपोनेंट दिख रहा है और एक वाई कंपोनेंट दिख रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं डी एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा 0 होगा ड्यू टू सिमेट्री, बोल सकते हैं, या फिर चाहो तो इंटीग्रेट करके भी देख सकते हो। क्यों? क्योंकि वैसा ही एक पॉइंट अगर हम इस साइड में लें वैसे ही, तो इधर की तरफ एक फोर्स आएगा जिसका एक कंपोनेंट जो है लेफ्ट साइड राइट साइड में जाएगा और लेफ्ट साइड के कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर एफ ऑफ वाई हम फाइंड करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन डी एफ वाई आएगा, जिससे हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो इधर की तरफ डी एफ वाई है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है, के क्यू लेमडा बाई आर, यहाँ से एक आर कैंसिल कर दिए, इधर आ जाएगा हमारा, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा, तो ये साइन थीटा आएगा, साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 बोलो, टू 0 टू पाई। पाई, ठीक है, इतना आएगा, 0 टू पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2। 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2k लेमडा बाई आर, ठीक है, ये जो आंसर है ये भी सही है, क्योंकि लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ जो है पाई आर है, तो यहाँ पे ये लेमडा ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है सबको? यस सर। तो ऐसे से सवाल हम लोग आराम से एलिमेंट लेके कर सकते हैं, बाकी और अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बाद सर लिखना था। करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक, अच्छा, थोड़ा सा नीचे कीजिए ना।
हो गया। यस सर। ठीक है, इसके बाद है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। दे रखा है कि एक ऐसा लाइन है, यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है, इधर चार्ज लेट से 4Q रखा हुआ है। पूछ रहा है कि वेयर Q इज प्लेस्ड, यानी कि चार्ज Q है प्लेस्ड सो डेट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम Q को कहाँ पे रखें? ऐसे दो चार्जेस दे रखे हैं, दोनों फिक्स हैं, ये दोनों इस लोकेशन पे मौजूद हैं। अब हमें ये कैपिटल Q चार्ज रखना है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या हुआ कि उस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, तो ये पता करना है कि हम कहाँ रखें, जबकि इन दोनों के बीच का दूरी r दे रखा है। सर 4Q से 2L/3 डिस्टेंस पर, यानी 2R/3 डिस्टेंस पर। ठीक है, कैसे किए? सर इक्विलिब्रियम कर लिए L-x और L मान के। ठीक है, ये 4Q है। यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारे पास 3 रीजन है, 1, 2 और ये 3। ठीक है, इक्विलिब्रियम होने के लिए जो नेट फोर्स 0 होना चाहिए वो इसी लाइन पे हो सकता है, क्योंकि जो फोर्स लगेगा वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है। तो अगर इक्विलिब्रियम होना है तो हमारा जो चार्ज Q होगा वो हमेशा इस लाइन पे ही हमें रखना पड़ेगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? अगर हम इधर रखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कैंसिल करने के लिए हमें दिख रहा है कि जो हमें चार्ज रखेंगे वो हमेशा हमें कहाँ रखना पड़ेगा? तो इस लाइन पे ही रखना पड़ेगा जो ज्वाइनिंग है। अब फर्स्ट रीजन में आते हैं, अगर हम यहाँ Q चार्ज रखे होंगे तो ये जो चार्ज है स्मॉल q, ये भी इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये भी इधर इस पे फोर्स लगाएगा अगर Q पॉजिटिव है तो इधर कभी हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा? बताओ, रीजन 1 में नहीं मिलेगा। नो सर। वैसे ही रीजन 2 में अगर हम बात करते हैं तो इस पे भी दोनों जो फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में लगेगा, इधर भी हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। यानी कि इक्विलिब्रियम होने के लिए चार्ज को ऐसे बीच में ही रहना पड़ेगा। इस पे अगर देखें तो ये जो स्मॉल चार्ज है इसके कारण F1 इधर लग जाएगा, इसके कारण F2 इधर लग जाएगा, तो ये दोनों बैलेंस हो सकते हैं। तो लेट से हम यहाँ से x दूरी पे है तो r माइनस एक्स हो गया। यहाँ फोर्स को बैलेंस कर लिए, F1 इक्वल टू F2। इसके बाद वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे तो क्या लिख रहा है, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर जो है के क्यू क्यू बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से अच्छा 4Q है ना यहाँ पे, तो ये चीज हमें दिख रहा है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो अगर हम रूट लेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2x दोनों। क्लियर है? यानी कि कभी भी लिखना है तो यहाँ प्लस माइनस के साथ ही स्क्वायर रूट हटाना है। ठीक है,
तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि x इक्वल टू एक बार r/3 दिख रहा है और एक बार -r दिख रहा है। दो वैल्यूज आएंगे। हेलो, यस सर। ठीक है। जैसे नेटवर्क इशू आ रहा है दूसरे क्लासेस में, तो शायद बोलते रहो, नहीं तो पता चला हम बोल रहे हैं तुम लोगों को जा ही नहीं रहा आवाज। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू पॉसिबल होगा, बोलो, ये नहीं होगा। क्यों नो नहीं सर। होगा? क्योंकि पहले ही -r यानी कि इससे इधर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि इधर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसे रूल आउट कर रहे हैं। क्लियर है? तो कहीं भी अगर सॉल्व करते हो और रूट लेना पड़ रहा है तो हमेशा प्लस माइनस में ही लेना है, ठीक है, क्योंकि उससे दो वैल्यूज मिलेंगे। हाँ, एक को भले ही रूल आउट करना पड़े तो करना पड़े, लेकिन हमेशा दोनों केस लेना है, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत है। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या होगा? स्मॉल क्यू से r/3, तो कैपिटल 4q से 2r/3 हो जाएगा। लिख लिए? यस सर। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम 9q रखे हैं, यहाँ पे -q रखे हैं, ठीक है। लेकिन अभी कह रहे हैं कि एक चार्ज q को तो हमको रखना है, लेकिन ये दोनों चार्जेस जो है ये भी फिक्स्ड नहीं है। यानी कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड नेचर। मैग्नीट्यूड एंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ चार्ज q, ठीक है। Q जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, सो डेट ऑल चार्जेस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि इसमें जो 9q और -q है ये दोनों भी फिक्स्ड नहीं है। तब हमें पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज रखना है ऐसी जगह पे कि सारे के सारे जो है इक्विलिब्रियम में रहें। हो गया? हो गया।
सर क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो होना चाहिए 9/16 क्यू। 9/16 आ रहा है, नहीं 9/4 दे रखा है। पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव नहीं, नेगेटिव कैसे होगा? देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि माइनस चार्ज है कुछ भी, सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम चेक करते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो हमारे पास फिर से 1 2 3 रीजन्स हैं। यहाँ पे अगर हम माइनस क्यू चार्ज रखे हैं तो इस माइनस क्यू चार्ज पे ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और ये जो है इस पे इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, और ये होगा। हेलो, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो है चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ठीक है, होगा या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन अब देखते हैं क्या होगा। ये जो हमारा डिस्टेंस चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये स्मॉल इन क्वांटिटी है, यानी कि स्मॉल मैग्नीट्यूड का है, और इससे ये दूरी जो है ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 9Q वाला जो मैग्नीट्यूड है वो लार्ज है और डिस्टेंस कम है, तो फोर्स ड्यू टू 9Q जो होगा, यानी कि अगर हम इसे F1 बोल दें तो ये F1 और ये F2, तो हमें हमेशा दिख रहा है कि F1 जो है ग्रेटर देन F2 ही होगा। दिख रहा है क्या सबको? यस। तो इधर तो इक्विलिब्रियम रहने से रहा। क्लियर है? यहाँ पे यस हमें सर। दिखा कि फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन अगर हम दोनों का मैग्नीट्यूड पे डिसाइड करें, ठीक है, मैग्नीट्यूड पे डिसाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो F1 यानी 9Q जो फोर्स लगाएगा इस पे वो ज्यादा लगाएगा कभी भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है और डिस्टेंस कम है। ठीक है, अब हम आते हैं बीच में। अगर लेट से हम यहाँ पे बीच में सेकंड रीजन में माइनस क्यू चार्ज रखें, तो माइनस क्यू चार्ज रखे हैं तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर हम इस पे फोर्स की बात करें तो 9Q जो चार्ज है इस पे अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगाएगा, और ये जो है इस पे फोर्स इधर ही लगाएगा। तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में तो इधर तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ भी हमारा इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। अब बच गया रीजन 3। तो रीजन 3 में फिर से आते हैं, यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से अगर हम ये चार्ज भी हमारा फिक्स्ड नहीं है, इस चार्ज को हम ध्यान से देखें तो माइनस क्यू चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और 9Q अट्रैक्टिव यानी कि ये अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, तो ये रीजन भी नहीं हो सकता है। यानी कि माइनस क्यू चार्ज के लिए कोई सा भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? यानी कि इस केस में इक्विलिब्रियम फॉर नेगेटिव चार्ज इज नॉट वैलिड। सर माइनस क्यू क्यों लिए? हम एज्यूम किया, हमें नेचर भी पता करना है कि किस नेचर का चार्ज होगा। ठीक है, तो हम तो माइनस नेगेटिव क्यू क्यों लिए? क्या, नेगेटिव क्यों लिए? तो हमें निगेटिव या पॉजिटिव दोनों तो पता करना है ना, कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। यस सर। ठीक है, तो हम नेगेटिव रख के चेक किए कि हो सकता है या नहीं, तो हमें क्या पता चला कि नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा तो हमें कैसा रखना पड़ेगा, पॉजिटिव क्यू रखना पड़ेगा। अब पॉजिटिव क्यू के लिए देखते हैं कि कहाँ पे आ सकता है। यहाँ 9Q है, यहाँ पे माइनस क्यू है। इसके लिए इक्विलिब्रियम,
कहाँ पे हो सकता है? तो यहाँ पे फिर से हमारे पास 3 रीजन है, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। इस लाइन पे अगर हम यहाँ पे चार्ज को रखते हैं, ये प्लस क्यू है, तो ये जो है इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और ये जो है इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, यहाँ भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला डिस्टेंस जो है कम है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स 1 जो होगा हमेशा फोर्स 2 से ज्यादा ही रहेगा, इस रीजन में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है। किसी को इसमें दिक्कत? अब आते हैं बीच में जब हम यहाँ पॉजिटिव क्यू रखे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव क्यू है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे फोर्स देख रहे हैं, तो इस पे जो दोनों फोर्सेस लगा रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, यानी कि ये पोजीशन भी हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो बच जाता है ये रीजन 3। रीजन 3 में अगर हम इस चार्ज को रखते हैं यहाँ पे प्लस क्यू, तो प्लस क्यू रखते हैं, तो इस पे ये जो 9 वाला है ये इधर फोर्स 1 लगाएगा, ये इधर फोर्स F2 लगा रहा है, इक्विलिब्रियम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि F1 जो है KQ9Q बाई R1 लिख रहे हैं, और F2 जो है वो KQ इंटू Q बाई R2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये Q कम है तो R ज्यादा है, यहाँ पे Q ज्यादा है तो R कम है, तो यहाँ पे F1 में भी इक्वल टू हमारा F2 होने के चांसेस बनता है, यानी कि इक्विलिब्रियम होने के लिए हमारा ये रीजन सही है। बाकी चार्जेस पे भी देख लेते हैं, तो बाकी चार्जेस पे इस पे अगर हम बात करें माइनस क्यू पे, तो ध्यान से देखो तो ये भी प्लस दोनों इस पे अट्रैक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस से, मे बी 0 हो सकता है। वैसे ही इस चार्ज पे भी देखें तो ये जो है रिपल्सिव लगाएगा, ये अट्रैक्टिव, इक्विलिब्रियम सारे के सारे हो सकते हैं। तो हमारा आंसर किसके लिए आएगा? पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लेस्ड नियर स्मॉलर चार्ज। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऐसे केसेस में हमें जो मिलेगा, यानी कि अपोजिट चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव कर देते, ये -9Q कर देते तो वैसे ही चेंज हो जाता, ठीक है, लेकिन हमेशा जो है जो स्मॉलर चार्ज है उसी के नजदीक वाले साइड में ही इक्विलिब्रियम आएगा, ये बात हम हमेशा कह सकते हैं। तो हमको यहाँ रीजन पता चल गया, इसके बाद आराम से कैलकुलेट कर लेना है। इतना कहानी सुनाने के पीछे मेरा रीजन सिर्फ ये था कि बहुत बार हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो वहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि हाँ किस चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम पॉसिबल है और किधर के साइड हम रख सकते हैं। क्लियर है? अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ तक तो हम कहानी समझे हैं, इसके बाद मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन जो हमारा रहेगा वो आराम से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ लेट से कि हम यहाँ पे क्यू चार्ज रखे हैं, प्लस में है, तो ये डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो लेट से ये हमारा x है, ये डिस्टेंस r है, तो हम x का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, तो F1 इधर F2 हम बोल रहे हैं, F1 जो है इसके कारण और F2 जो है इसके कारण, दोनों बराबर होने चाहिए, तो F1 शुड बी इक्वल टू F2 फॉर इक्विलिब्रियम। तो लिख सकते हैं KQ इंटू 9Q बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू F2 के लिए KQ इंटू कैपिटल Q बाई एक्स ऑफ स्क्वायर। क्लियर है ये? यहाँ से हम बोल सकते हैं R प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर, यानी कि R प्लस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3x, प्लस माइनस 3x, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जा रहा है हमें, एक तो आ जा रहा है r/2 और एक आ जाएगा -r/4। क्लियर है? इसमें कौन सा वैल्यू नहीं होगा? तो ये माइनस वाला वैल्यू हमने देखा कि इस रीजन में तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? r/2। माइनस करने का मतलब कि इस डायरेक्शन में इस चार्ज से। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है,
सिंपली हम मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते थे, कहीं भी रख के सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमें इतना कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत जगह ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस समय हमें सब कुछ पता होना चाहिए। अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है क्यू का, तो क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, यानी कि इस पे अगर हम फोर्स बैलेंस करते हैं तो फोर्स ड्यू टू 9Q जो होगा फोर्स ड्यू टू Q के बराबर होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं के क्यू इंटू 9Q, मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं इसलिए साइन यूज नहीं कर रहे हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू के कारण, तो के क्यू क्यू बाई डिस्टेंस हमारा r/2 आया है, तो r/2 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है के क्यू कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, क्यू इक्वल टू 9Q/4, क्लियर है। इतना में किसी को कोई दिक्कत? हेलो, नो सर। ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे लेट से प्लस क्यू चार्ज ही हमने रखा है, ठीक है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों को हम फिक्स ही रख रहे हैं साइड वाले को, ये जो पोजीशन है ये हमारा इक्विलिब्रियम है या नहीं है, ये भी r/2 चार्ज सेम हम रखे हैं, बोलो। यस सर है। यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि एफ नेट जो है 0 है, यानी कि इक्विलिब्रियम है, ठीक है। कैसा इक्विलिब्रियम है? हम लोग पढ़े थे इक्विलिब्रियम में 3 तरह के, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, तो इसमें से ये किस तरीके का इक्विलिब्रियम है, कैसे बता सकते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यस सर। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते थे, बोलो। सर जब थोड़ा सा उसको आगे हम लोग अगर करेंगे तो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, तो उसी को शायद स्टेबल बोलते हैं। ठीक है, उसे ही स्टेबल कहते हैं। तो इसे अगर हम इधर की तरफ x डिस्प्लेस कर दें, यहाँ पे ला दें, तो ये जो पॉजिटिव है, यानी कि इसे हम 2 नाम दे रहे हैं, इसे 1 दे रहे हैं, तो फोर्स ड्यू टू 1 इधर लगेगा और फोर्स ड्यू टू 2 इधर लगेगा, क्लियर है। यहाँ पे दिख रहा है कि सेकेंड चार्ज का जो डिस्टेंस है वो हमें घट गया, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि F2 जो है बढ़ गया होगा, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें F2 बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट कि चार्ज फ्लो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगा, तो इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। लेकिन यही चीज दे, यहाँ पे प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, लेकिन हम उसी चार्ज को अब इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिए हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ एक्स डिस्प्लेस कर दिए। अब ये बताओ कि ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है? इसमें भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, बोलो। इस पे नो फोर्स सर। इधर लगेगा, इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, हमें नेट फोर्स ऊपर लगता हुआ दिख रहा है और ये नॉन जीरो है, ठीक है। तो एफ नेट ऊपर लग रहा है, तो ये फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है,
ठीक है। तो ओवरऑल हम इस पोजीशन को बोलेंगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। हाँ, लेकिन अगर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में फर्स्ट वाले केस जैसा, तो हम उसे स्टेबल कहेंगे, सेकेंड वाले केस में अनस्टेबल कहेंगे, ओवरऑल कहना होगा तो भी हम अनस्टेबल ही कहेंगे। क्लियर है? ऐसे ही सेम चीज है, प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, लेकिन अब हम यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखें और इसे हम इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? सर अनस्टेबल। अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसे 2 बोल रहे हैं, इसे 1 बोल रहे हैं, तो F2 जो फोर्स लगेगा इस पे, F2 फोर्स इधर लगेगा और F1 फोर्स इधर लगेगा, और हम जानते हैं ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम है, तो F2 जो है ग्रेटर देन F1 है, तो ये आगे की तरफ ही बढ़ जाएगा, यानी कि हमें दिख रहा है अनस्टेबल है। ठीक है। वैसे ही सिमिलरली हम ऐसे कर सकते थे कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, और हम अगर इधर की तरफ इस माइनस क्यू चार्ज को डिस्प्लेस करें तो ये कैसा आएगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा, नेट फोर्स हमें इधर दिख रहा है इक्विलिब्रियम की तरह, तो ये हमें क्या दे मिलेगा, स्टेबल। यस सर। ठीक है। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना हुआ तो इक्विलिब्रियम पोजीशन सिंपली उसमें नेट फोर्स 0 होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। स्टेबल या अनस्टेबल चेक करना होगा तो हम उसे डिस्प्लेस करके चेक कर लेंगे कि अगर वो फिर से ऐसा फोर्स जनरेट हो जा रहा है जिसकी वजह से अपने नेचुरल पोजीशन पे आ जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर दूर भाग जा रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है इतना? किसी को इसमें दिक्कत? पूछ लो। नो सर। सर ये लास्ट वाला मैं वर्टिकली डिस्प्लेस कर रहा हूँ हाँ, ऊपर ले गए हैं और तो सेकंड सपोज, वाले में हॉरिजॉन्टली। हाँ इसमें इधर की तरफ ये इसके ऊपर वाले में उसके ऊपर वाले में फिर वर्टिकल है, इसके ऊपर वाले में हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? अब यहाँ देखो कि इस छोटे से चार्ज को अगर हम इधर की तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे ऊपर, तो हमें दिखा कि नीचे की तरफ फोर्स जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ इक्विलिब्रियम पे रुकेगा या नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा। हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, नीचे जाएगा, जब वो नीचे आ जाएगा तो इस पे फोर्स ऊपर लगने लगेगा। सर लेकिन वो क्रॉस क्यों करेगा जबकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो फिर फोर्सेस सब कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, यही सवाल हमको पूछना था। जब यहाँ से ये इधर जाएगा, जब यहाँ तक आएगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा या नहीं, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा? बोलो। नेट फोर्स तो 0 होगा, ये हम भी मानते हैं, लेकिन जैसे अगर हम उसे डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, कुछ वेलोसिटी रहेगा। हाँ या ना? यस सर। तो वहां रुक जाएगा या उसके नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे जाएगा।
और नीचे जा रहा है तो उस पर फोर्स अब किधर लगने लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो फिर से ऊपर जाएगा, फिर ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा तो ये ऑसिलेट करेगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह ये ध्यान रखो कि जब नेचुरल लेंथ से हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो ब्लॉक जो है क्या करता है, ऑसिलेट करता है, वैसा ही ये चार्ज भी करेगा। तो उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा? अच्छा, एसएसएम करेगा कि नहीं? स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है तो एसएसएम करेगा। यस एसएसएम सर। पढ़े हो? ठीक है, तो फाइंड करो टाइम पीरियड। तो ये डिस्टेंस ले लेना। इस पूरे डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं, तो ये r/2, ये डिस्टेंस x है। दोनों f मैग्नीट्यूड में बराबर होगा तो f का वैल्यू होगा आया क्या? अब मैं आगे हो गया। सर 2 पाई इंटू अंडर रूट क्यू क्यूब बाई डिस्टेंस अगर r लेंगे तो बाय ये कैपिटल R जो है r/2 है। यही होगा। हमें क्या करना होता है कि एफ नेट लिखना होता है। एफ नेट आ गया, इसमें से कुछ अप्रोक्सीमेशन, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है तो अप्रोक्सीमेशन हमने यूज करा, तो इतना चीज आ गया। अब ये आ गया एक्सेलरेशन, तो हम इसे -ω²x से रिलेट करते हैं। ये सेंटर की तरफ लग रहा है तो यहाँ भी माइनस होगा। यहाँ ओमेगा हमें मिल जा रहा है कि √2kq/m, यहाँ r/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं 2π/ω। एसएसएम सबको पता है ना कि ऐसे सॉल्व करते हैं कि नहीं पता है? बोल लो। यस यस सर। सर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है, ऐसे ही
ऊपर जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है सबके लिए ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। तो सबके लिए प्रोसेस यही होगा, डिस्प्लेस करना है, नेट फोर्स लिखना है, उसे एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखना है, फिर ओमेगा स्क्वायर से रिलेट करके टाइम पीरियड लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज के इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे करेंगे पेंडुलम टाइप के क्वेश्चन और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है। HC वर्मा में होमवर्क कितना था? 1 से 30 31 तक। तक ना? हाँ, तो वही रहेगा अभी भी। और बुकलेट में एक्सरसाइज 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले कूलम्ब्स लॉ वाले वो सब कर लेना है। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू टू